एपिसोड 3 द फॉग। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत लिंग यी से होती है, जो कि एक बुरे सपने में होती है। अपने सपने में वो खुद को एक बॉक्स के अंदर देखती है और वो बॉक्स पानी के अंदर होता है, जहां उसका दम घुटने लगता है, जिसके बाद वह नींद से जाग जाती है। अब लिंग यी जापानी लड़की की तरह तैयार होकर नीचे जहाज पर आ जाती है, जहां उसकी मां विल्सन के साथ बैठी होती है। यहां विल्सन लिंग यी को कहती है कि नाश्ते के बाद तुम मुझे मेरे कमरे में मिलो। इधर हम अडा की डेड बॉडी को देखते हैं, जिसका डॉक्टर चेकअप कर रहा होता है। पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताता है अडा को किसी ने मारा नहीं है, उसकी मौत कुदरती हुई है। जिसके बाद मोरा कहती है कि मैं तो जब अडा से मिली थी तो वह पूरी तरह ठीक थी, तो फिर अचानक इसकी मौत कैसे हो गई। जिसके बाद डॉक्टर यह कहते हुए वहां से चला जाता है कि भगवान इस जहाज पर से बुरे लोगों को अपने पास बुला रहा है। अब कैप्टन लार्सन अपने क्रू मेंबर्स सेबेस्टियन और फ्रांस से कहता है कि अडा की मौत के बारे में किसी को बताना मत। तभी अचानक से उनके जहाज की स्पीड कम हो जाती है और जब वे सभी ऊपर जाकर देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा फॉग नजर आता है। जिसके बाद कैप्टन लार्सन फॉग हटने तक जहाज को वहीं रोकने का फैसला करता है। इसके बाद कैप्टन लार्सन मोरा को अपने कमरे में ले जाता है और उसे बताता है कि मेरी पत्नी और मेरी बच्ची आग में जलकर मर चुकी हैं, लेकिन कल रात मैंने उन्हें एक कमरे में देखा और मुझे प्रोमेथस शिप पर अपनी बेटी का रिबन भी मिला। इसलिए मुझे सच का पता लगाने के लिए दोबारा से प्रोमेथस शिप पर जाना होगा। इस पर मोरा उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इधर लिंग यी विल्सन के कमरे में जाती है। विल्सन लिंग यी के कपड़े उतारकर उसे चेक करती है, जहां उसे पता चलता है कि लिंग यी वर्जिन है। यहां विल्सन यिंग ली से कहती है कि तुम्हारी जैसी लड़कियों की बहुत अच्छी कीमत मिलती है, इसलिए तुम 8 बजे तैयार रहना। दूसरी तरफ कैप्टन मोरा के साथ प्रोमेथियस शिप पर जाता है। इधर मोरा के कमरे में वह छोटा बच्चा ट्रायंगल लेकर बेड के नीचे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिंग यी को अपनी मां से बहस करते हुए देखते हैं। लिंग यी अपनी मां से कहती है कि आपने मुझे हमेशा से ही कैद में रखा है। दरअसल हमें यहां लिंग यी की बात से पता चलता है कि लिंग यी की मां एक प्रोस्टिट्यूट थी। अब यहां लिंग यी की मां कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे रास्ते पर चलो, मैं तुम्हें हमेशा इन सब चीजों से दूर रखना चाहती थी। अपनी मां की बातें सुन लिंग यी वहां से भागकर जहाज के डेक पर चली जाती है और वहां खुद को एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेती है। लिंग यी बॉक्स में बैठे बैठे अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है, जिसमें लिंग यी गलती से अपनी एक फ्रेंड को मार देती है और फिर लिंग यी और उसकी मां मिलकर उस लड़की को एक बॉक्स के अंदर बंद करके बॉक्स को पानी में फेंक देते हैं। लिंग यी ये सब सोचकर डर से चिल्लाने लगती है। तभी ओलेग वहां आ जाता है और लिंग यी को बॉक्स से बाहर निकालता है। दूसरी तरफ थर्ड क्लास के लोग अडा से नहीं मिलने की वजह से बहुत परेशान होते हैं। तभी वहां फ्रेंड्स आता है और टोफ के पास जाकर कहता है, तुम्हारी बहन मिल चुकी है, मेरे पीछे आओ। फ्रांस यहां टोफ को अडा की डेड बॉडी के पास लेकर जाता है। टोफ अडा की डेड बॉडी को हाथ में उठाए थर्ड क्लास वालों के पास लेकर जाती है। इधर प्रोमेथियस शिप पर कैप्टन और मोरा एक रूम के अंदर जाते हैं, जहां बेड के नीचे ठीक वैसी ही सुरंग होती है जैसी कैप्टन के जहाज पर उसके रूम में थी। दूसरी तरफ कैप्टन के जहाज पर मोरा के रूम में वह छोटा जो बच्चा बेड के नीचे था, अब वो वहां से बाहर निकलता है। लेकिन तभी वहां डैनियल आ जाता है और उस बच्चे से कहता है कि क्या तुम्हें वह चीज मिल गई। इस पर वह बच्चा ना से सिर हिला देता है। इधर ओलेग लिंग यी को जहाज पर एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहां पर वह हमेशा समय बिताया करता था। यहां ओलेग लिंग यी के लिए खाना लाने जाता है। ओलेग के जाने के बाद यहां लिंग यी फिर से अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है।
जहां वह खुद को अपनी फ्रेंड के साथ देखती है। यहां हम देखते हैं कि लिंगी अपनी फ्रेंड के चाय में कुछ मिला देती है ताकि लिंगी उसकी जगह इस जहाज पर खुद आ सके। लेकिन हमें यहां यह भी पता चलता है कि लिंगी उसे मारना नहीं चाहती थी। लिंगी ये सब सोच ही रही होती है, तभी वहां ओलेग आ जाता है, जिसके बाद लिंगी अपने इमोशंस में बहकर ओलेग के गले लग जाती है और उससे कहती है कि मैं जापानी नहीं हूं। इधर क्रेस्टर को अपनी मरी हुई बहन अडा के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वह गुस्से में आकर जहाज में तोड़फोड़ करने लगता है। तभी उसकी बहन टो वहां आकर उसे ऐसा करने से रोक देती है। अब हम फ्रांस को देखते हैं, जिसे जहाज के गलियारे में कई सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। फ्रांस ये सब देखकर डर जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन और मोयरा अभी भी प्रोमेथियस शिप पर होते हैं। यहां कैप्टन शिप पर सिग्नल भेजने वाले सिस्टम को देखकर मोरा से कहता है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद ही इसका कभी इस्तेमाल किया गया हो। अब कैप्टन और मोयरा शिप में नीचे जाकर वहां भट्टियों को चेक करते हैं, यह सोचकर कि शायद उन्हें वहां कोई सबूत मिल जाए। मोरा भट्टियों को देखकर कैप्टन से कहती है कि लगता है यहां लोगों को इन्हीं भट्टियों में जलाकर मारा गया था। तभी उनकी नजर भट्टी के अंदर एक किताब पड़ जाती है। कैप्टन उस किताब को बाहर निकालकर देखता है, जिसके अंदर उसे एक पेज मिलता है। यह पेज प्रोमेथियस शिप पर जाने वाले पैसेंजरों की लिस्ट होती है। अब हम लूसियन को देखते हैं, जो अपनी बीवी से कहता है कि मैं ताजी हवा खाने के लिए बाहर जा रहा हूं, जिसके बाद वह सीधे लिंगी के पास जाता है। लिंगी पहले लूसियन के सामने डांस करती है और फिर वह उसके सामने कपड़े उतारने लगती है। लेकिन लूसियन ये कहते हुए उसे रोकता है कि मैं इसके लिए यहां नहीं आया हूं, मैं बस तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता हूं। यहां हमें पता चलता है कि लूसियन को लिंगी के पास भेजने वाली फिल्सन होती है। उसने इसके लिए लूसियन से पैसे लिए होते हैं। इधर जहाज पर लोगों की मौतें हो रही होती हैं, इसलिए फ्रांस कैप्टन लार्सन के खिलाफ जाने की सोचता है और इसके लिए वह थर्ड क्लास वाले लोगों को अपनी तरफ मिला लेता है। लेकिन यहां ओलेग फ्रांस की बात मानने से इनकार करता है, जिसके बाद फ्रांस उसे एक कमरे में बंद कर देता है। इस कमरे में पहले से ही घुसपैठिया जेरोम बंद होता है। इधर कैप्टन मोयरा को लेकर अपने जहाज पर वापस लौटता है और फिर अपने रूम में जाकर प्रोमेथियस शिप से लाए गए पैसेंजर लिस्ट को देखने लगता है। तभी उसे उस लिस्ट में मोयरा फ्रैंकलिन का नाम दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे काफी हैरानी होती है। इस लिस्ट में वह मोयरा को उसी रूम में देखता है जिस रूम नंबर में मोयरा इस जहाज पर ठहरी हुई है। कैप्टन अभी सोच विचार कर रहा होता है, तभी उसके कमरे में रेमिरो आ जाता है और कैप्टन को बताता है कि किस तरह जहाज के लोगों ने कैप्टन के खिलाफ बगावत कर दी है। रेमिरो कैप्टन को बात कर रहा होता है, तभी लोग वहां आ जाते हैं और कैप्टन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कैप्टन को न्यूयॉर्क की तरफ जहाज को मोड़ने के लिए कहते हैं। इधर हम डैनियल को देखते हैं, जिसके हाथ में एक छोटा सा डिवाइस होता है। इस डिवाइस की मदद से वह प्रोमेथियस शिप के सिग्नल भेजने वाले सिस्टम को कंट्रोल करता है और फिर वह अपने इसी डिवाइस की मदद से प्रोमेथियस शिप को भी गायब कर देता है। दोस्तों, यहीं पर इस सीरीज के थर्ड एपिसोड का द एंड होता है। एपिसोड 4 द फाइट। इस एपिसोड की शुरुआत एक रेगिस्तान में होती है, जहां हम जंग होते हुए देखते हैं। इस जंग में हम लूसियन और जेरोम को देखते हैं। दोनों मिलकर एक शख्स को मार देते हैं। इन दोनों ने जिसे मारा होता है वह एक सेना का लेफ्टिनेंट था, इसलिए लूसियन उस लेफ्टिनेंट के कपड़े पहनकर सेना को धोखा देने की सोचता है। लेकिन यहां जेरोम उसे ऐसा करने से रोकता है, जिस पर लूसियन जेरोम को बेहोश कर देता है और तभी प्रेजेंट में जेरोम की आंखें खुल जाती हैं और हमें यहां पता चलता है कि जेरोम एक बुरा सपना देख रहा था। दूसरी तरफ फ्रांस कैप्टन लार्सन को बंदी बनाकर खुद जहाज की कमांड को अपने हाथों में ले लेता है। अब फ्रांस के आदेश पर जेरोम और ओलेग जहाज पर मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज को नीचे पानी में फेंकने लगते हैं।
दूसरी तरफ फ्रांस और उसके आदमी इस बात से परेशान होते हैं कि प्रोमेथियस शिप अचानक से कैसे गायब हो गया। तभी फ्रांस को इस बात का पता चलता है कि उसका जहाज भटक गया है। दरअसल पहले वे ईस्ट की तरफ थे, पर अब वे वेस्ट की तरफ है। दूसरी तरफ थर्ड क्लास के लोगों को इस बात से परेशानी होती है कि उनके जहाज पर लोग क्यों मर रहे हैं, और जब वे इसके बारे में क्रू मेंबर सेबेस्टियन से पूछते हैं तो वह उन्हें कहता है कि प्रोमेथियस शिप से लाए गए इस छोटे लड़के की वजह से ही यह सब हो रहा है। सेबेस्टियन की बात सुनकर सभी लोग उस छोटे लड़के को मारने का फैसला करते हैं। इधर कैप्टन रेमिरो की मदद से खुद को फ्रांस की कैद से आजाद करा लेता है। दूसरी तरफ हम ल्यूसिन को देखते हैं, जिसे अपने रूम में टेबल पे रखा जेरोम का बैच मिल जाता है, जिसके बाद वह अपनी पत्नी से उस बैच के बारे में पूछता है कि यह बैच उनके रूम में कैसे आया। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। इधर सभी लोग उस बच्चे को मारने के लिए मोरा के रूम के सामने इकट्ठा होते हैं। रूम लॉक होता है, इसलिए वे रूम के बाहर खड़ी मोरा की तलाशी लेते हैं और उसकी जेब में मौजूद चाबी से रूम का दरवाजा खोलते हैं। लेकिन रूम के अंदर वह बच्चा नहीं होता, जिसके बाद क्रेस्टर की मां मोरा से उस बच्चे के बारे में पूछती है, लेकिन मोरा के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। इसलिए वे सभी मोरा को उसी रूम में लॉक कर देते हैं। उन सबके जाने के बाद मोरा को रूम के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब मोरा अपने बेड को हटाती है तो उसे वहां एक गुप्त दरवाजा दिखाई देता है। जब मोरा दरवाजे को खोलती है तो उसके अंदर वो लड़का छिपा हुआ होता है। अब हम डैनियल को देखते हैं, जो अपने पास मौजूद डिवाइस से कैप्टन के जहाज के भी सिग्नल वाले सिस्टम को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ जेरोम जहाज पर अपना काम खत्म करके वहां लोगों से नजरें बचाकर ल्यूसिन के कमरे में जाता है, जहां उसे ल्यूसिन की पत्नी मिलती है। जेरोम उससे बात करता है और फिर वह दोनों कैप्टन की मदद करने का फैसला लेते हैं। दूसरी तरफ मोयरा उस बच्चे से पूछती है कि तुम जिस जगह छिपे थे वह जगह किस काम आती है। ऐसी ही जगह प्रोमेथियस शिप पर भी थी, पर अभी भी वह लड़का कुछ नहीं बोलता। अब मोयरा अपने रूम के दरवाजे के लॉक को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे खोल नहीं पाती, जिसके बाद वह छोटा बच्चा आगे आकर एक कॉकरोच की मदद से उस लॉक को खोल देता है। मोयरा यह देखकर हैरान हो जाती है, आखिर कैसे एक कॉकरोच ने इस दरवाजे को खोल दिया। अब वह कॉकरोच उन्हें रास्ता दिखाने लगता है, जिसके बाद मोयरा उस बच्चे के साथ कॉकरोच को फॉलो करने लगती है। दूसरी तरफ फ्रांस को यह पता चल जाता है कि कैप्टन उसकी कैद से भाग गया है। इधर जेरोम और लूसीन की बीवी कैप्टन के पास पहुंचकर उसके हाथ में लगी हथकड़ी को खोल देते हैं। तभी वो लड़का और मोयरा भी वहां पहुंच जाते हैं। यहां कैप्टन मोयरा को देखकर उससे पूछता है कि तुम्हारा प्रोमेथियस शिप से क्या रिश्ता है। मोयरा कुछ कहती उससे पहले वहां फ्रांस क्रेस्टर के साथ आ जाता है। फ्रांस कैप्टन से कहता है कि इस छोटे लड़के को मुझे सौंप दो, मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। ये बात सुनकर वो छोटा लड़का खुद को फ्रांस के हवाले करने जाता है, लेकिन मोयरा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वह नहीं रुकता। यहां जेरोम फ्रांस को मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद फ्रांस जेरोम को गोली मार देता है। यहां जेरोम घायल होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद फ्रांस सभी को लेकर वहां से चला जाता है। इधर जेरोम नीचे जमीन पर गिरा हुआ अपने ख्यालों में खो जाता है। दरअसल वह अपने पास्ट में चला जाता है, जहां ल्यूसीन ने उसे एक जेल के अंदर बंद कर दिया है और उसने लेफ्टिनेंट के कपड़े भी पहन लिए हैं। यहां लूसीन जेरोम को वही बैच देता है जिसे जेरोम ने प्रेजेंट में लूसीन के रूम में रखा था। अब जेरोम अपने पास से बाहर आ जाता है और वह कैप्टन और बाकी लोगों को छुड़ाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ फ्रांस और क्रेस्टर की मां उस छोटे बच्चे को मारने के लिए जहाज के डेक पर लेकर जाते हैं। वे उस बच्चे को समुद्र में फेंकने वाले होते हैं, तभी वहां कैप्टन अपने आदमियों के साथ आ जाता है।
जिसके बाद फ्रेंड्स और कैप्टन के लोगों के बीच यहाँ लड़ाई होती है। इधर क्रेस्टर की माँ सबसे बचकर उस छोटे बच्चे को पानी में गिरा देती है। मोरा बच्चे को पानी में गिरता देख लेती है। वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वहां डैनियल आ जाता है और वह मोरा को वहां से ले जाता है। इसके बाद कैप्टन और उसके आदमी भी वहां से भागकर एक जगह इकट्ठा होते हैं। मोयरा भी वहां आ जाती है। यहाँ कैप्टन मोयरा को प्रोमेथियस शिप के पैसेंजर की लिस्ट दिखाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम इस जहाज की पैसेंजर लिस्ट में कैसे है। मोयरा ये देखकर हैरान हो जाती है। तभी उन्हें वहां कारपेट के नीचे से रोशनी आती दिखाई देती है और फिर उसके अंदर से वह छोटा बच्चा बाहर निकलता है, जिसे समुद्र में क्रेस्टर की मां ने गिरा दिया था। वह बच्चा सीधे जाकर मोयरा के गले लग जाता है। दोस्तों, इसी के साथ इस सीरीज के 4th एपिसोड का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, मोयरा का नाम प्रोमेथियस शिप के पैसेंजर लिस्ट में क्यों था? अब ये कहानी किस ओर जाएगी ये हमें पता चलेगा सीरीज के अगले एपिसोड में, जिसकी स्टोरी हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। तो 5th एपिसोड की स्टोरी सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।